नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी के अतिरिक्त शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वह CTET के माध्यम से हो या TET का हो या MPTET के लिए हो, चाहे UPTET का हो या बिहार TET का हो या हरियाणा का हो या छत्तीसगढ़ TET का हो, ये सभी से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो यहाँ पर 61 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि सभी प्रकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी और फायदेमंद है। इसमें भी 5 सेकंड का टाइमर लगाया गया है। तो आइए चलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जीन पियाजे ने, अल्फ्रेड बिने ने, रुडोल्फ गॉल्काय ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। उत्तर हो जाएगा स नंबर, रुडोल्फ गॉल्काय ने साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, रुडोल्फ गॉल्काय ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया था? सन 1575 में, 1590 में, 1600 में, 1650 में। आपका उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, रुडोल्फ गॉल्काय ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सन 1590 में किया था। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? जीन पियाजे द्वारा, अल्फ्रेड बिने द्वारा, रुडोल्फ गॉल्काय द्वारा, बिने व साइमन द्वारा। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण बिने व साइमन द्वारा किया गया था। द नंबर ऑप्शन। चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, बिने व साइमन द्वारा विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया था? 1800 में, 1900 में, 1905 में, 1925 में। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, बिने व साइमन द्वारा विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में किया गया था। पांचवें नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? CH रईस द्वारा, अल्फ्रेड बिने द्वारा, रुडोल्फ गॉल्काय द्वारा, बिने व साइमन द्वारा। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, CH रईस द्वारा भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। छठे प्रश्न की ओर देखते हैं, CH रईस द्वारा भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया था? 1900 में, 1925 में, 1950 में, 1922 में। उत्तर हो जाएगा द नंबर, 1922 में CH रईस द्वारा भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। सातवें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा स नंबर, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। आठवें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? फ्रोबेल, डेकार्टे, मॉन्टेसरी, बिने व साइमन। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक, ऑप्शन ब हो जाएगा, डेकार्टे को आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है। 9वें प्रश्न में देखते हैं साथियों, किंडरगार्टन पद्धति विधि के प्रतिपादक कौन है? ये बहुत ही प्रसिद्ध है शिक्षा के क्षेत्र में। किंडरगार्टन पद्धति, फ्रोबेल, डेकार्टे, मॉन्टेसरी, बिने व साइमन। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, फ्रोबेल को कहा जाता है
किंडरगार्टन पद्धति या विधि का प्रतिपादक। 10वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल। देखिए फ्रोबेल का पूरा नाम है फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में। आपका उत्तर हो जाएगा स नंबर, जर्मनी में हुआ था। इस तरह से जन्म से संबंधित देश भी ऑप्शन चुनने के लिए दे दिया जाता है। 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं किस विद्वान ने शिक्षा में खेल को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है? कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने शिक्षा में खेल को महत्वपूर्ण स्थान दिया? ब नंबर आ जाएगा फ्रोबेल ने, ऑगस्ट फ्रोबेल ने ही दिया था। 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, अल्फ्रेड बीने, विलियम जेम्स, बीने व साइमन। उत्तर हो जाएगा डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं शिक्षा में मॉन्टेसरी पद्धति विधि के प्रतिपादक कौन है? शिक्षा में मॉन्टेसरी पद्धति के प्रतिपादक उत्तर हो जाएगा ब नंबर, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ब नंबर ऑप्शन है। किंडरगार्टन का फ्रोबेल है और मॉन्टेसरी विधि का या पद्धति का प्रतिपादक है मैडम मारिया मॉन्टेसरी। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैडम मारिया मॉन्टेसरी किस देश के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थी? मारिया मॉन्टेसरी का देश कौन सा है? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। उत्तर हो जाएगा द नंबर, इटली के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे मारिया मॉन्टेसरी। 15वें नंबर प्रश्न में देखते हैं संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा स नंबर, अल्बर्ट बांडुरा को संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक या पिता कहा जाता है। 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं इनमें से कौन गेस्टाल्टवाद से जुड़े मनोवैज्ञानिक हैं? गेस्टाल्टवाद कोहलर, कोपका और लेविन, वर्दीमर, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, ये तीनों ही गेस्टाल्टवाद से जुड़े मनोवैज्ञानिक हैं। कोहलर, कोफका और लेविन, वर्दीमर, ये चारों उससे जुड़े हुए हैं। 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? मारिया मॉन्टेसरी का, पेस्टालाजी का, हर्बर्ट स्पेंसर का, कोहलर का। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, पेस्टालाजी का कथन है मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं संरचनावाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन है? तो संरचनावाद से अपना संबंध रखता है विलियम वुंट, मारिया मॉन्टेसरी, अल्बर्ट बांडुरा, विलियम जेम्स। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, विलियम वुंट संरचनावाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं व्यवहारवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन है? विलियम वुंट, जे.बी. वाटसन, अल्बर्ट बांडुरा, विलियम जेम्स। व्यवहारवाद उत्तर हो जाएगा ब नंबर, जे.बी. वाटसन व्यवहारवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। 20वें नंबर प्रश्न में देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विलियम वुंट का, जे.बी. वाटसन का, सिगमंड फ्रायड का, जीन पियाजे का। उत्तर हो जाएगा द नंबर, जीन पियाजे का। यह चर्चित सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 21 क्वेश्चन की ओर देखते हैं मनोविश्लेषणवाद का संबंध किस वैज्ञानिक से है? मनोविश्लेषणवाद
विलियम वुंड, जे.बी. वाटसन, सिगमंड फ्रायड, विलियम जेम्स। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड से संबंधित है। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का वर्णन किया। चलते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा से संबंधित वैज्ञानिक है स नंबर जेरोम ब्रूनर से संबंधित है संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा। 23 क्वेश्चन में देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट बांडुरा ने, जे.बी. वाटसन ने, विलियम वुंड ने, विलियम जेम्स ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अ नंबर हो जाएगा अल्बर्ट बांडुरा ने प्रतिपादित किया था। 24वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? सन है 1975 में, 1986 में, 1990 में, 1996 में। ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर। अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन 1986 में किया था। चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर। संबंधवाद किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? संबंधवाद अल्बर्ट बांडुरा से, जे.बी. वाटसन से, थॉर्नडाइक से, विलियम जेम्स से। उत्तर हो जाएगा स नंबर। संबंधवाद थॉर्नडाइक से जुड़ा है। चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा, पावलाव से, जे.बी. वाटसन से, विलियम जेम्स से। उत्तर हो जाएगा ब नंबर। पावलाव से जुड़ा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों अ नंबर B.F. स्किनर ने किया था। 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर हल ने किया था। प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन। 29 क्वेश्चन में देखते हैं साथियों। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत उत्तर हो जाएगा ब नंबर। कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कब दिया था? 1900 में, 1910 में, 1912 में, 1922 में। उत्तर हो जाएगा स नंबर। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था 1912 में। चलते हैं 31 क्वेश्चन की ओर। मनोवैज्ञानिक हल ने प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत कब दिया था? प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत हल ने कब दिया था? उत्तर हो जाएगा द नंबर सन 1915 में दिया था। 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह कौन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री है जो बच्चों को पौधा मानते थे? देखिए उस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का नाम बताना है जो बच्चों को पौधे की तरह मानते थे। उत्तर हो जाएगा अ नंबर फ्रोवेल ने, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति केजी जिसको बोलते KG1 KG2 चलता है वही किंडरगार्टन के नाम से चलता है। केजी का मतलब किंडरगार्टन। चलिए देखते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक ने किस जीव या प्राणी पर अपना परीक्षण किया था?
थार्नडाइक बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने कुत्ता पर, बिल्ली पर, चूहे पर, बनमानुष पर, किसने किया था? बिल्ली पर किया था। थार्नडाइक ने अपना परीक्षण बिल्ली पर किया था। 34 क्वेश्चन में देखते हैं, किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने किस जीव पर अपना परीक्षण किया था? BF स्किनर ने किस जीव या प्राणी पर अपना परीक्षण किया था? उत्तर हो जाएगा स नंबर, BF स्किनर का चूहे और कबूतर, ये दोनों पर इन्होंने अपना परीक्षण किया था। ध्यान रखिए, बिल्ली पर थार्नडाइक है, चूहे और कबूतर पर BF स्किनर ने किया था। 35 क्वेश्चन में चलते हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पावलाव ने किस जीव या प्राणी पर अपना परीक्षण किया था? पावलाव, याद रखिए, कुत्ता पर, बिल्ली पर, चूहे पर, वनमानुष पर। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, कुत्ता पर किया था पावलाव ने। देखिए, थार्नडाइक ने बिल्ली पर, BF स्किनर ने चूहे और कबूतर पर किया था, पावलाव ने अपना परीक्षण किया था कुत्ता पर किया था। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन में देखते हैं, किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने वनमानुष या चिंपैंजी पर अपना परीक्षण किया था? किसी किसी पुस्तक में वनमानुष दिया है, किसी में चिंपैंजी, इसीलिए हमने दोनों को रख दिया है। वनमानुष या चिंपैंजी पर परीक्षण किया था, करने वाला वैज्ञानिक है द कोहलर ने किया था वनमानुष या चिंपैंजी पर अपना परीक्षण। 37 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादक कौन है? देखिए, IQ अर्थात इंटेलिजेंस क्विटेंट। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन किया था। 38 क्वेश्चन में देखते हैं, विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन कब किया था? 1900 में, 1910 में, 1912 में, 1925 में। उत्तर हो जाएगा स नंबर, 1912 में विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि यानी IQ का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्विटेंट का प्रतिपादन किया था 1912 में। 39 क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए, तो किया, ये सर्वप्रथम इस सूत्र का प्रयोग किसने किया? उत्तर हो जाएगा द नंबर, टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने इस सूत्र का प्रथम प्रयोग किया था। 40वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, टर्मन ने बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? टर्मन ने, देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किया ब नंबर 1916 में किया था। 41वें प्रश्न की ओर चलते हैं, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मानसिक आयु मतलब मेंटल एज। उत्तर हो जाएगा स नंबर, स्टैनफोर्ड बीने ने किया था मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। 42वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्टैनफोर्ड बीने ने मानसिक आयु मेंटल एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? 1900 में, 1902 में, 1905 में, 1908 में। उत्तर हो जाएगा द नंबर, 1908 में किया था स्टैनफोर्ड बीने ने मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। 43 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने का सही सूत्र है? देखिए, बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु।
वास्तविक आयु बस बटे मानसिक आयु, और 100 बटे वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मानसिक आयु ज्ञात करने का सूत्र है ये ब नंबर, बुद्धि लब्धि आई क्यू बराबर मानसिक आयु MA मेंटल एज बटे अपान वास्तविक आयु करेक्ट एज इंटू 100। इसके माध्यम से उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि बुद्धि क्षमता का प्रतिशत निकाला जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक BF स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, टर्मन ने, थर्स्टन एवं कैली ने। उत्तर हो जाएगा द नंबर, थर्स्टन एवं कैली ने समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 45 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ 91 से लेकर 110 110 तक का व्यक्ति किस वर्ग में आता है? प्रखर बुद्धि में, तीव्र बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, प्रतिभाशाली में। तो 91 से 110 तक के व्यक्ति वर्ग में आता है स नंबर, सामान्य बुद्धि मतलब एवरेज वर्ग में आता है। 46 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि लब्धि IQ 111 से लेकर 120 तक, 111 से 120 तक का व्यक्ति किस वर्ग में आता है? प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, तीव्र बुद्धि अर्थात एवब एवरेज वर्ग में आता है। 111 से लेकर 120 तक की IQ वाला व्यक्ति। चलते हैं 47 क्वेश्चन की ओर। बुद्धि लब्धि IQ 121 to 140 तक का व्यक्ति किस वर्ग में आता है? ये याद रख लीजिए, पूरा वर्ग है यहाँ पर दिया गया है बुद्धि लब्धि से संबंधित। अ नंबर हो जाएगा प्रखर बुद्धि यानी सुपीरियर जिसको कहा जाता है उसका वर्ग है 121 से लेकर 140 तक का व्यक्ति। चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। बुद्धि लब्धि IQ 140, ये लास्ट होता है साथियों। 140 से अधिक तक का व्यक्ति किस वर्ग में आता है? प्रखर बुद्धि में, तीव्र बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, प्रतिभाशाली में। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, प्रतिभाशाली जीनियस कैटेगरी में वर्ग में आता है। तो ये इस तरह से 4 वर्ग बनते हैं साथियों। 91 से लेकर 110 तक का व्यक्ति सामान्य बुद्धि एवरेज वर्ग में आता है। 111 से लेकर 120 तक का व्यक्ति तीव्र बुद्धि एवं एवरेज में आता है। 121 से 140 तक का व्यक्ति प्रखर बुद्धि सुपीरियर वर्ग कैटेगरी में आता है। और लास्ट है 140 से अधिक IQ इंटेलिजेंस क्विटेंट का व्यक्ति प्रतिभाशाली जीनियस वर्ग में आता है। ये याद रख लीजिए, कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है, पूछा गया है। चलते हैं 49 क्वेश्चन की ओर। बुद्धि लब्धि IQ 81 से लेकर 90 तक का व्यक्ति किस वर्ग में आता है? अब यहाँ से डाउन हो जाएगा साथियों। मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। उत्तर हो जाएगा 81 से लेकर 90 तक का व्यक्ति मंद बुद्धि फीबल माइंडेड के अंतर्गत आता है। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। जोड़ी मिलाव है साथियों। बुद्धि लब्धि IQ को उनके प्रतिशत के साथ मिलान करना है। 140 से अधिक का व्यक्ति 1% के अंतर्गत आता है, जो
प्रतिभाशाली या जीनियस वर्ग में रहता है। 121 से 140 तक का व्यक्ति 5% आता है और ये सुपीरियर या प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आता है। पिछले में हमने आपको ऑलरेडी एक एक करके बता दिया है। 111 से लेकर 120 तक का व्यक्ति 14% में आता है और इसका तीव्र बुद्धि एबव एवरेज के अंतर्गत आता है। और द नंबर है 91 से लेकर 110 का व्यक्ति 60% के अंतर्गत आता है। सामान्य बुद्धि अर्थात एवरेज व्यक्ति के अंतर्गत आता है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर 1, 2, 3, 4 सीधा सीधा ऑप्शन है साथियों, इसलिए हमने इसको घुमा फिरा करके नहीं रखा। ये याद रखने से परीक्षा में बहुत काम आता है, यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्धि लब्धि IQ 71 से लेकर 80 तक का व्यक्ति किस वर्ग में आता है? अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, जड़ बुद्धि। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर अल्प बुद्धि। 71 से 80 तक का व्यक्ति IQ वाला व्यक्ति अल्प बुद्धि डल के अंतर्गत आता है। 52 क्वेश्चन में देखते हैं। बुद्धि लब्धि 71 से कम का व्यक्ति किस वर्ग में आता है? देखिए IQ 71 से नीचे होता है जिसका बुद्धि लब्धि, वह किस वर्ग में आता है? उत्तर हो जाएगा द नंबर जड़ बुद्धि कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में इडियट या इम्बेसिल कहा जाता है। इस वर्ग में आता है। 71 से कम जड़ बुद्धि और 140 से अधिक जीनियस वर्ग, जिसका प्रतिशत है 1। ये आप ध्यान रख लीजिए। सामान्य है 91 से लेकर 110 तक का जो सामान्य बुद्धि एवरेज के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिशत है 60%। ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रख लीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हकलाने स्टरिंग की समस्या को किस पद्धति से सुलझाया जा सकता है? हकलाना आप सबको मालूम है, स्टटरिंग जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। इसका उत्तर हो जाएगा ब नंबर प्रवर्धित वाक्य से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। 54 क्वेश्चन में देखते हैं। एडोलेसेंस का प्रतिपादन किसने किया? एडोलेसेंस बहुत ही आजकल का चर्चित है। एडोलेसेंस उत्तर हो जाएगा स नंबर स्टेनले हॉल ने किया था एडोलेसेंस का प्रतिपादन, एडोलेसेंस शब्द का। चलते हैं 55 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन पठन विकार की समस्या से संबंधित है? पठन विकार पढ़ने की समस्या से संबंधित है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया। उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया। आजकल बहुत प्रश्नों में पूछा जाता है, इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है। डिसलेक्सिया से संबंधित कौन सी समस्या है? इसमें आ जाएगा पठन विचार, लेखन विकार, पठन विकार, मानसिक विकार, शारीरिक विकार, ऐसा पूछ दिया जाएगा। तो आप याद रख लीजिए, पठन विकार की समस्या से संबंधित है डिसलेक्सिया। ये सारे मिलते जुलते शब्द हैं। 56 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन शारीरिक रूप से अक्षमता या लिखने की समस्या से संबंधित है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्कैल्कुलिया। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर डिस्ग्राफिया। देखिए डिसलेक्सिया पठन विकार है और डिस्ग्राफिया शारीरिक रूप से अक्षमता
या लिखने की समस्या से संबंधित समस्या के लिए शब्द है डिसग्राफिया। अ नंबर 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सीखने की अक्षमता की समस्या से संबंधित है? सीखने की अक्षमता, उत्तर हो जाएगा स नंबर अफेजिया। सीखने की समस्या से संबंधित शब्द है अफेजिया। जैसे डिसलेक्सिया पठन विकार है, शारीरिक अक्षमता डिस्ग्राफिया है, उसी तरह से सीखने की अक्षमता अफेजिया है। चलते हैं 58 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या से संबंधित है? देखिए, गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या से संबंधित शब्द है द नंबर डिस्कैलकुलिया। देखिए, अफेजिया है किससे? सीखने की अक्षमता से। डिसलेक्सिया है पठन विकार, पढ़ने की समस्या से। डिसग्राफिया है शारीरिक रूप से अक्षमता या लिखने में अक्षम व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन जो व्यक्ति गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या से जुड़ा होता है उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है डिस्कैलकुलिया। गणित का है डिस्कैलकुलिया, इसको ध्यान रख लीजिए। चलते हैं 59 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन बोलने, पढ़ने, लिखने की समस्या से संबंधित है? देखिए, तीनों हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना। उत्तर हो जाएगा स नंबर डिस्प्रेक्सिया। ये तीनों से संबंधित समस्या के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है डिस्प्रेक्सिया, पढ़ना, लिखना, बोलना। चलते हैं 60 क्वेश्चन की ओर, 60वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन तर्क न कर पाना, चिंतन और स्मरण शक्ति कमजोर होने की समस्या से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा तर्क न कर पाना, चिंतन और स्मरण शक्ति कमजोर होने की समस्या से संबंधित है ब नंबर डिमेंशिया कहा जाता है इसको। तर्क न कर पाना और चिंतन स्मरण शक्ति कमजोर होने की समस्या डिमेंशिया है। चलते हैं आज के आखिरी और 61 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन गति कौशल विकृति की समस्या से संबंधित है? गति कौशल विकृति की समस्या से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा अ नंबर डिस्पेजिया। गति कौशल विकृति की समस्या से संबंधित है अ नंबर डिस्पेजिया। तो इस तरह से साथियों हमने शिक्षा मनोविज्ञान या उससे जुड़े हुए संबंधित विषयों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत किया। हम इससे संबंधित एक और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।